आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपकी संपूर्ण इतिहास की इस क्लास में एक बार स्वागत होगा, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी नई और पुरानी दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ रहे हैं और आप सब लोग अच्छे से इसका लाभ भी उठा रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स साथ बना रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता पर हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं, उसी से आगे आज के सेशन को शुरू करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक जिनको वास्तव में इतिहास के बेस को बहुत शानदार, जानदार और जबरदस्त बनाना है। तो हड़प्पा सभ्यता की इस क्लास में आइए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे हम लोग टॉपिक को। तो चलिए भाई, देखिए अभी तक की बात हम करें तो हमने पिछले जो लेक्चर लिया उसमें हड़प्पा सभ्यता की सारी बेसिक जानकारियों को आपको बताया है और आज हम सिंधु सभ्यता के कालों के बारे में बात करेंगे। चाहे वो सिंधु सभ्यता या सिंधु हड़प्पा का जो महत्वपूर्ण काल आपका है, यानी जिसे हम सिंधु पूर्व का काल कह सकते हैं, या विकसित हड़प्पा का काल जिसे हम परिपक्व हड़प्पा का काल कहेंगे, उत्तर हड़प्पा काल क्या होगा, इनकी हम चारों दिशाओं के बारे में, कौन सा स्थल किस नदी तट के किनारे है, ऐसे तमाम तथ्यों पर शानदार चीजें आपको समझाने वाले हैं। क्या हैं आप सब तैयार? देखिए भाई, सबसे पहले आपका जो डिवीजन है ये सिंधु हड़प्पा काल, और ये वो समय है जब 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व का समय है, जिसमें आप कोटदीजी, तम्बशादात, आमरीनाल और सिसवल जैसे स्थलों को देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल हमारा और समय है परिपक्व हड़प्पा काल या विकसित हड़प्पा काल। इसका एक सामान्य समय माना गया कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का समय, जिनमें प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली जैसे स्थल आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि भाई उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा, 1900 से लेकर लगभग 1300 ईसा पूर्व का समय, जिसमें रोजदी गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण स्थल आएंगे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, तो एक बार मेरे साथ इस सारे स्थलों को समझ लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे से हाथ से बना के सब चीजें दिखाई थी, आज आप डायरेक्टली इसको समझ लीजिए मेरे साथ। माय डियर, ये आपका सैंधव सभ्यता का ये सबसे नॉर्थ साइड उत्तरी स्थल आपका हो जाएगा। ये आपका साउथ है, दक्षिण का स्थल हो जाएगा, और ये आपका पूरब होगा मेरे भाई। ये रहा पश्चिम दिशा, चारों दिशाएं हो गई। और ये सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी कहेंगे, 1400 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसका सबसे उत्तरी स्थल का नाम है मांडा, और ये मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है डियर स्टूडेंट। ये आपका चिनाब नदी के तट पर है। इसको खोजने वाले हैं जगतपति जोशी 1976-77 में। इसका सबसे दक्षिणी जो स्थल है उसका नाम है दैमाबाद या दायमाबाद, जो कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में स्थित है, और ये गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, इसको खोजने का काम किया है बीपी कोपार्डिकर ने 1958 में, और उत्खनन का काम यहाँ पे रंगनाथ राव द्वारा 1974-75 में किया गया। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर। इसको खोजा है यज्ञदत्त शर्मा ने 1958-59 हमारे उत्तर प्रदेश में। ये तो आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर ये है। सबसे पश्चिमी स्थल की मैं बात करता हूँ तो सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा सुतका गेंडोल, जो कि दास्क नदी के तट पर आपका है। उत्खनन आरएल स्टीन के द्वारा 1928 में किया गया यहाँ पे, और जॉर्ज फैकलिन डेल्स के द्वारा भी 1960 में उत्खनन का काम यहाँ पर किया गया। इसकी खोजकर्ता की बात करता हूँ तो 1875 में खोजा था एडवर्ड माकलर महोदय ने, और ये आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में है। बाकी सैंधव सभ्यता के विस्तार के बारे में आप जानते हैं, यह 3 देशों में विस्तारित है। कितने देशों में? तो आप लोग बोलो सर, ये 3 देशों में विस्तृत रही है, और वो देश हमारा अपना भारत है, साथ ही साथ पड़ोसी पाकिस्तान के साथ साथ में अफगानिस्तान। तो ये 3 देशों में आपकी विस्तृत सभ्यता।
इसका आकार आपने पढ़ा है कि कैसा आकार है भाई, इसका आकार आपने पढ़ा है कि त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्र है। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करें। एक प्लेस आप देखें हुलास, ये हुलास कहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। यहाँ से गेहूं की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। एक स्थल है सिनौली, सिनौली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिला है बागपत। बागपत में संजय मंजुल के द्वारा ये 2018 में गंगा दोआब में 4000 वर्ष पुराने मानव निवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर रामायण और महाभारत कालीन योद्धाओं के रथ और हथियार भी होने का संकेत मिला है। तो भविष्य के लिए याद रखिएगा, ये जो सिनौली है, ये सिनौली कभी भी पूछा जा सकता है। तो सिनौली, सिनौली को खोजेगा कौन, संजय मंजुल। कब, 2018 में। क्या खास है, लगभग 4000 वर्ष पुराने मानव निवास के साक्ष्य मिले। रामायण और महाभारत युद्ध के दौरान प्रयोग किए गए रथ और हथियारों के होने का संकेत यहाँ से प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर विस्तृत पैमाने पर उत्खनन का काम किया जाएगा तो हो सकता है कई पुख्ता जानकारियां मिले, जिससे इतिहास के प्रति हमारे नजरिए में परिवर्तन हो। आइए जरा हम हड़प्पा सभ्यता के नगर विन्यास के बारे में अब आपसे बात करते हैं। याद रखिएगा कि यह जाल पद्धति यानी ग्रेड सिस्टम पर आधारित है और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सीधी रेखाओं की पद्धति को क्या कहते हैं, जाल पद्धति। और यह शतरंज के विषाद की तरह होता है। थोड़ा सा सैंदो सभ्यता की प्रशासनिक जो राजधानियां हैं, क्योंकि उनके बारे में एक अनुमान और चर्चा दोनों आवश्यक हो जाती है। तो देखिए, अगर हम सभ्यता के शहर की बात करें, सभ्यता के शहर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए हड़प्पा, ये जो आपका हड़प्पा स्थल है, यहाँ से शव दफनाने की प्रथा हमें मिलेगी। मोहनजोदड़ो से शव को जलाने की प्रथा मिलेगी। और स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा हुआ है। अगर हम इसके अर्बन शहर की बात करते हैं तो उसमें आप मुल्तान को लीजिएगा। और कुषाण कालीन शहर की बात करें, ये अरब शहर, और कुषाण शहर की बात करें तो पुरुषपुर पेशावर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में मंसूरा है। मार्टिमर व्हीलर ने इसकी अरब शहर से तुलना करी थी। और मथुरा स्टुअर्ट पिगट ने इसकी तुलना कुषाण शहर से किया हुआ है। ये प्रशासनिक राजधानियों के बारे में चर्चा हो गई। याद रखिए कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। यहाँ से लकड़ी की बनी हुई नालियां और घरों में कुएं मिले हुए हैं। ये टीला, टीला क्या होता था समझिए, जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमिखंड के अनवरत उपयोग पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, टीला। क्या कहते हैं जी, इसी को टीला के नाम से जाना जाता है। अब जरा इस टीला को यहाँ देखिए। जब हम नियोजित शहरी केंद्र की बात करेंगे तो इस नियोजित शहरी केंद्र में आपको क्या मिले हैं, तो एक आपको मिला पश्चिमी टीला और दूसरा कौन सा जी, पूर्वी टीला। अगर मैं इस पश्चिमी टीले की बात करता हूँ साथियों, तो ये क्या है, आपका अधिक ऊंचाई पर है। ये दुर्ग है, तो दुर्ग में क्या होगा, दुर्ग टीला। ये माना गया कि पुरोहित वर्ग का आवास रहा होगा या लोग रहते रहे होंगे। जो पूर्वी टीला ये कम ऊंचाई पर है, यानी यहाँ पे निचला शहर अर्थात ये नगर टीला ये भी होगा, जिसमें व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पी वर्ग रहते रहे होंगे। धार्मिक अनुष्ठान की भी चर्चा हम कर सकते हैं, चाहे वो दोनों वर्ग करेगा, पुरोहित वर्ग होगा चाहे व्यापारिक सैनिक वर्ग रहेगा। तो नियोजित शहरों को जाना है आपने। अब आप जानिए यहाँ पे कुछ अपवाद हैं। तो धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है, एक तो दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो कि दुर्गीकृत नहीं था, इसे ध्यान में रखिएगा। ईंटों का प्रयोग याद रखिएगा। ईंटों का प्रयोग क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। कई बार इसे लिखा होगा 28, 14, 7, डिवाइड करना इसको। तो 7 एक नम 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4:2:1। कभी कभी उल्टा लिखा रहता है, पहले ऊंचाई,
पहले ऊंचाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई होगी। अगर क्रम को उलट देगा तो आपका रेशियो भी उलट जाएगा 1:4। क्वेश्चन में जैसा पूछा होगा वैसा देख लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे एक तरफ ईंट और उनका क्या उपयोग था इसे आप जानें। कच्ची ईंट, इनसे बनाया जाता था रक्षा दीवार, चबूतरा और सड़क। पक्की ईंटों से विशाल भवन बनाए जाते थे। पन्नीदार ईंट से जल निकासी की व्यवस्था की जाती थी। अलंकृत ईंट, इसका एकमात्र उदाहरण हमें कालीबंगा से मिला है जहाँ पे फर्श बनाया गया। यल आकार की जो ईंटें हैं, मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से और मल निकास की व्यवस्था में हम इनका इस्तेमाल देखते हैं। माय डियर, यहाँ से हड़प्पा कालीन नगरों को एक बार हमारे साथ आप डायग्राम में देख लीजिएगा। तो आप सब जानते हैं कि ये जो आपका मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से आपको नवपाषाण काल, मेहरगढ़ से नवपाषाण काल, साथ ही साथ ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युगीन यानी सैंधव काल और कांस्य युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला हुआ है। बाकी माय डियर, ये आप देख रहे होंगे कि आपका ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो आप कहोगे कि सर मोहनजोदड़ो को 1980, और ये आपका धौलावीरा है, धौलावीरा गुजरात वाला, जिसको कि सन 2020 में विश्व विरासत स्थल सूची में डाल दिया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, देखिए ये मांडा है, और ये सबसे पश्चिमी स्थल आपका सुदका गेंडोर, सबसे दक्षिणी स्थल आपका दायमाबाद है, और सबसे पूर्वी स्थल आपका कौन सा? आलमगीरपुर। ये जो आप आकार देख पा रहे होंगे, एग्जैक्ट त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग त्रिभुजाकार आकार इसे मान लिया जाता माय डियर। तो ये हो गया सैंधव सभ्यता का आकार। बाकी देशों को आप देख ही रहे होंगे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, विस्तार त्रिभुजाकार। ये हो गया सैंधव सभ्यता के बारे में। अब अगर मैं बात करूंगा, एक स्थल मांडी, मांडी कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित स्थल हड़प्पा सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल है। इस स्थल को टकसाल गृह प्राप्त होने की पुष्टि हुई है। पहली बार किसी एक स्थल से ज्यादा मात्रा में हमें सोने के सिक्के और कंगन मिले हुए हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। विश्व धरोहर शहर धौलावीरा के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको मुझे बतानी है। आइए जरा उन बातों को समझा दूं आपको। बहुत अच्छा, जरा सब लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी करते रहेगा भाई। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। धौलावीरा का जो स्थल है, इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। ये गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील या तालुका में खादिरबेट द्वीप के मानसर और मानहर नदियों के बीच में स्थित है धौलावीरा। ये कर्क रेखा पर स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। रथ की एक जोड़ी बैलों की एक जोड़ी से बंधे और एक नग्न मानव द्वारा संचालित है। 10 चिन्हों वाला यहाँ से सूचना पट्ट यानी साइन बोर्ड मिला है। इसे महाजनों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़ा जलाशय और खगोलीय प्रयोगशाला बार बार पूछा है कि मिलने के प्रमाण मिलते हैं। इस स्थल की जानकारी सबसे पहले 1960 में शंभुदान गढ़वी को हुई, शंभुदान गढ़वी को, जो कि भूवैज्ञानिक कलक थे। लेकिन खोज 1967-68 में जगतपत जोशी द्वारा किया गया और उत्खनन का कार्य 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। आप ये भी ध्यान रखना, सुनामी के प्रमाण शोधकर्ताओं को वर्ष 2000 से पहले गुजरात के समुद्र तट पर, कहां पर? तो गुजरात के समुद्र तट पर सुनामी लहरों के टकराने के साक्ष्य मिलते हैं। सुनामी लहरों के टकराने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग बाढ़ से बचने के चौड़ी दीवारों का निर्माण करते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना कर लीजिए। हड़प्पा का उत्खनन किया गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और वहीं पे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा का जो उपनाम है वो तोरण द्वार नगर है या अर्ध औद्योगिक नगर। वहीं मोहनजोदड़ो का उपनाम है मृतकों का टीला, सिंध का बाग, स्तूपों का शहर, सिंध का नखलिस्तान और आध्यात्मिक नगर।
अगर हड़प्पा की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के मांटगोमरी जिले में है। वहीं पे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिले में है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ पे एक बात और बताना था कि जो सरस्वती के बारे में चर्चा की जाती, भाई सरस्वती आज एक अदृश्य या विलुप्त नदी के तौर पर जानी जाती है। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, थोड़ा सा यहाँ पे जानिएगा। माय डियर, आप मैप में देख पा रहे होंगे ये जो विलुप्त सरस्वती का बहाव क्षेत्र ये आपको दिखाया गया, कभी एक जमाना था माय डियर, और बाकी स्थल को आप देख पा रहे होंगे। इस बारे में 120 साल पहले 1893 में एक अंग्रेज इंजीनियर थे ओल्डम ने खोज शुरू किया था। इस नदी को पुनर्जीवित करने के सबसे पहले प्रयास 1987 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च 2017 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय थे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस नदी का उद्गम शिवालिक में यमुनोत्री से 30 किलोमीटर पश्चिमोत्तर यामाधर ग्लेशियर में है। ध्यान दें, सरस्वती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद के भजनों में 50 बार मिला। इसमें इन्हें अम्बे तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती कहा गया। 19वीं 20वीं सदी में कई विद्वानों ने भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली घग्गर नदी को वैदिक कालीन सरस्वती माना, जहां पर वेदों की रचना की गई थी। यमुना नदी और सतलुज नदी के बीच में ये बहती थी। 21वीं सदी में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदल करके सरस्वती सभ्यता करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था, जिसको कि प्रथम शहरीकरण भी कहा जाता है। हरियाणा के सिरसा में ओट्टू जलाशय यानी धनुर झील के ऊपरी हिस्से को घग्गर नदी और दक्षिणी हिस्से को हाकरा नदी के रूप में जानते हैं। यहाँ याद करिएगा, 21 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में सरस्वती नदी पर यमुना नगर जिले में आदि बद्री बांध निर्माण के लिए समझौता हुआ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में अम्बी तमे, नदी तमे, देवी तमे सरस्वती का उल्लेख है। इसमें सरस्वती नदी को सिंधु और सहायक नदियों की जननी भी बताया गया है। मेरे भाई, थोड़ा सा हम सैंधवकाल के वास्तुकला के बारे में चर्चा करें तो भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं? वास्तुकला। बताइए, वास्तुकला किसे कहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में लिखना है भवन निर्माण की कला। भारत में वास्तुकला सिंधुवासियों ने शुरू किया। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थीं, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे, जिसके किनारे नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था, जिसके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। 2 मंजिले भवन भी थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार, बीच में आंगन की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। माय डियर, आप यहाँ पे एक बात जानिए, क्या आपको पता है? क्या पता है? ये खास पॉइंट ध्यान दें। भारत में उत्खनन ग्रिड प्रणाली के विशेषज्ञ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक मार्टिमर व्हीलर थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है और ये हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जिसका उद्घाटन 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ बड़े सीक्वेंस हम लेकर के आए और सैंधव सभ्यता का आज का सेशन आपको समझ में जरूर आया होगा। इसके की आगे क्लास हम आपको फिर लेके मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। लेकिन प्रैक्टिस के लिए कीर्तिमान एकेडमी पर शाम 7 बजे और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर रात 10 बजे जुड़िए। अपने इतिहास को और जबरदस्त बनाइए और दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहिए। आगे बढ़िए। नमस्कार।